एक क्लिक में क्रांति हो सकती है? क्या एक हैशटैग से सरकारें झुक सकती है? नेपाल में कुछ दिनों में जो हुआ उसने इन सवालों का जवाब पूरे आत्मविश्वास से हाँ में दिया है। सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन सरकारों को भारी पड़ गया। विरोध इतना तेज हुआ कि सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा और यह सब किया है देश की सबसे युवा पीढ़ी ने, यानी कि जेन ज़ी ने। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने का फैसला किया। सरकार का तर्क था कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही है जिससे सामाजिक अशांति बढ़ रही है, लेकिन सरकार को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस माध्यम को वो बंद कर रही है वही माध्यम उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। बैन की खबर आते ही युवाओं में गुस्सा फैल गया। विरोध सबसे पहले ऑनलाइन शुरू हुआ। इंस्टाग्राम स्टोरीज, ट्वीट और फिर टिकटॉक वीडियोस के जरिए विरोध देखने को मिला, लेकिन यह विरोध ज्यादा देर तक स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा। अगले ही दिन काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। स्कूली यूनिफॉर्म पहने छात्र, कॉलेज के लड़के लड़कियां सभी एक ही नारा लगा रहे थे, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया को नहीं। जल्दी विरोध प्रदर्शन उग्र होने लगा और संसद भवन के बाहर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, लेकिन युवाओं का जोश उससे कई ज्यादा था। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और फिर गोलीबारी भी की। इन झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। सरकार को स्थिति संभालने के लिए राजधानी काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, लेकिन विरोध फिर भी नहीं थमा। अब यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार, महंगाई और राजनीतिक भाई भतीजावाद के खिलाफ जन आक्रोश बन चुका था। नेपाल की युवा पीढ़ी, जिसे दुनिया जेन ज़ी के नाम से जानती है, इस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी। इन युवाओं के लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि उनका स्पेस है जहां वे बोल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और जवाब मांग सकते हैं। जब सरकार ने स्पेस को छीनने की कोशिश की तो उन्होंने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। इस आंदोलन को जेन ज़ी क्रांति कहा जाने लगा और इस बार कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं था, सिर्फ युवा थे और उनके हाथों में मोबाइल, और वो सरकार से सिर्फ सोशल मीडिया की आजादी नहीं मांग रहे थे, बल्कि बेहतर भविष्य की गारंटी मांग रहे थे। उधर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बैन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भले ही उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़े, लेकिन वे बैन वापस नहीं लेंगे। लेकिन ये अड़ियल रवैया उनकी सरकार के लिए घातक साबित हुआ। ओली सरकार में शामिल नेपाली कांग्रेस के कई मंत्रियों ने इस फैसले का विरोध किया और कैबिनेट बैठक से वॉकआउट कर दिया। जनता का दबाव, सड़क पर संघर्ष और सरकार के अंदर की खींचातानी, इन सब के बीच आखिरकार 9 सितंबर को एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और उस बैठक में बैन वापस लेने का फैसला लिया गया। इसी दिन गृह मंत्री रमेश लेखक ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और अब इस पद पर बने रहना उचित नहीं समझते। इस इस्तीफा से इस आंदोलन की पहली राजनीतिक जीत मानी जा रही है। हालांकि बैन हटाने के बाद भी प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। संसद भवन के बाहर युवा अब भी जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि यह आंदोलन अब सिर्फ डिजिटल फ्रीडम के लिए नहीं है। वे भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं और ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो युवाओं की बात सुने। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित किया है कि आज की डिजिटल जनरेशन सिर्फ स्क्रॉल करने वाली पीढ़ी नहीं है। जब उनकी बात अनसुनी की जाती है तो वे स्क्रीन से निकलकर सड़कों पर उतर जाते हैं। उनके पास नेताओं की तरह मंच नहीं होता, लेकिन उनका मंच है एक इंस्टाग्राम स्टोरी, एक ट्वीट और एक वीडियो। और यही डिजिटल ताकत सरकारों को जवाबदेही बनाती है। नेपाल की इस जेन ज़ी क्रांति ने पूरे दक्षिण एशिया को एक संदेश दे दिया है। अगर आप उनकी आवाज बंद करेंगे तो वे खुद माइक बना लेंगे। अगर आप उनकी आजादी छीनेंगे तो वे खुद उसे छीन कर वापस लेंगे। और अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वे इतिहास बना देंगे। अब सवाल ये नहीं है कि क्या एक क्लिक से क्रांति हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि आप कब तक उस क्लिक की गूंज से बच पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? इस नेपाल में जो ये रवैया देखने को मिला, जो क्रांति, जो साफ तौर पे जेन ज़ी सड़क पर उतरा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।